फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप देखेंगे पार्ट 1 है आपका ये विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर 10 है। इसमें आप देखेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। ये पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में आप सीखेंगे साइंस क्लास 10th साइंस और आपका चैप्टर नंबर 10 है, अध्याय 10वां है, जिसमें आप प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है। और उससे पहले आप समझेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे, सबसे पहले आपके सामने है प्रकाश, फिर प्रकाश के गुण को जानेंगे, फिर प्रकाश किरण क्या होती है, प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डियर फ्रेंड्स कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है परंतु दूसरे वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है परंतु दूसरे वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। यानी प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन प्रकाश के मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के ही कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। यदि प्रकाश ना हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है परंतु हमें वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देती है परंतु दूसरे वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। बिना प्रकाश के यह संभव नहीं है कि हम किसी वस्तु को देख सकें। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, अन्यथा हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे इस मार्कर को आप देख रहे हैं तो प्रकाश के कारण देख रहे हैं। इस बोर्ड पे लिखे हुए आपको दिखाई दे रही है तो प्रकाश के कारण ही दिखाई दे रही है। तो जो भी कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं वो केवल प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। बिना प्रकाश के हमें कोई भी वस्तु देखना संभव नहीं है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है परंतु दूसरे वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। अब प्रकाश के गुण क्या है? जैसे हर का एक गुण है, जैसे इस मार्कर का एक गुण है कि ये क्या चलेगा, ब्लू चलता है, नीला। फिर ये कितने इसके हम राइटिंग कर सकते हैं, इसको कितने समय तक इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश का भी एक गुण होता है। तो प्रकाश के गुण लिखा हुआ है। प्रकाश का सबसे पहला गुण जो है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में अगर इस चीज को चेक करना कि कैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो जब भी सूर्य का प्रकाश निकले या कोई भी टार्च या किसी की रोशनी, बल्ब आपके घर में जल रहा हो, उसके सामने आप ऐसे खड़े हो जाइए। तो जब आप उसके सामने खड़े होंगे तो आगे देखेंगे आपके सामने एक प्रतिबिंब बनेगा और उस प्रतिबिंब बनने का कारण एक ही है, वो प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। यदि प्रकाश सीधी रेखा में ना चले तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए लाइट जल रहा है, इस लाइट के समक्ष आप खड़े हो जाएंगे तो ये जो प्रकाश है इधर नहीं निकल पाएगा और जब इधर नहीं निकल पाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो प्रकाश का प्रतिबिंब बनने का एक ही कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यदि प्रकाश इससे घूम घूम के चले या ऊपर से चले या इधर से चले या इधर से चले हो तो कभी भी प्रकाश के का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो पूरब साइड में निकला और उसके पूरब साइड में उसके सामने कोई घर बना है या कोई मकान है या कोई बिल्डिंग है या कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, तो उसके दूसरे तरफ आप देखेंगे छांव रहेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा। उधर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये जो इसके सामने अवरुद्ध है, जो इसके मार्ग में रुकावट आ रहा है, वो सूर्य के प्रकाश को उधर नहीं जाने देगा, जिसके कारण उधर छांव होगा, उधर छाया होगा, उधर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकाश की जो प्रकाश किरण जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब प्रकाश के लिए किसी, जैसे मान लीजिए जैसे ध्वनि है तो ध्वनि को माध्यम की जरूरत है। वायु के बिना ध्वनि आपका नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति
एक अपने गाड़ी में बैठा बंद है, गाड़ी में, कार में, और ग्लास को अपने अच्छी तरह से बंद कर लिया है। तो जब आप बाहर से बोलेंगे तो अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कोई सुनाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि उस समय एयर जो है इससे उस पार नहीं जा पा रहा है, अर्थात ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी भी माध्यम की कोई जरूरत नहीं है प्रकाश को चलने के लिए। इसी प्रकार से तीसरी बात करें, प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं से इस पार से उस पार आसानी से गमन करता। मतलब कोई पारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी वस्तु मतलब इस पार से उस पार दिखाई दे, तो जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो इस पार से उस पार आसानी से निकल जाएगा, गमन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से अगला देखिए चौथा, प्रकाश का निर्वात में, निर्वात मतलब होता है निर्वात, वात मीन्स होता है वायु, और निर मतलब रहित, जहां वायु ना हो, जो स्थान वायु रहित हो उसको हम कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 3×10⁸ मीटर प्रकाश जाएगा। ठीक है, तो निर्वात मतलब जहां वायु ना हो, वायु रहित स्थान हो, वहां पर प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसी प्रकार से पांचवें की बात कर लेते हैं। तो पांचवा होता है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी जल में प्रकाश की चाल कुछ और है, कांच में प्रकाश की चाल अलग है, वायु में प्रकाश की चाल अलग है। यदि माध्यम चेंज होंगे तो प्रकाश की चाल भी चेंज होगी। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स अगले की बात करें तो अगला जो है प्रकाश अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता है, प्रकाश को आप देख नहीं सकते हैं, तो प्रकाश अदृश्य होता है। और इसका सातवां गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और उसमें कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। तो कभी कभी विकल्प में पूछता है कि प्रकाश कौन से तरंग के रूप में चलता है, तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन उनमें कौन सा? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। तो ये थे प्रकाश के गुण। आपने 7 प्रकाश के गुण को सीखा कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने नोट्स में लिखा है कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में निम्न प्रकार से होगा। जो प्रकाश का चाल होगा वो विभिन्न माध्यमों में निम्न प्रकार से होगा। निम्न प्रकार मतलब अगर गैस है तो गैस में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल गैस में, और उसके बाद होता है द्रव में, और सबसे कम अगर होता है तो वो ठोस में होता है। प्रकाश की चाल सबसे कम ठोस में होता है, सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, और फिर ठोस में। सबसे ज्यादा गैस में प्रकाश की चाल होती है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम ठोस में होता है। तो ये भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, या प्रकाश के चाल का क्रम जो होगा कैसा होगा, तो गैस द्रव ठोस होगा। गैस द्रव ठोस मतलब सबसे अधिक गैस, फिर द्रव होगा, फिर ठोस होगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना। अब डिफरेंस बात कर लेते हैं कि प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण क्या होता है? तो प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश सरल, अभी आपने पढ़ा कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गति करता है। सीधी मतलब सरल, सरल रेखा। ठीक है, तो जो प्रकाश का सरल रेखीय गमन पथ होता है, मतलब जिससे जाता है, उस पथ को हम कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ जो बिल्कुल सीधा हो, ऐसे सीधा हो, प्रकाश जिस सरल रेखीय गमन पथ से गुजरता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। अब बात कर लेते हैं प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे प्रदीप्त और दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, उन वस्तुओं को हम कहते हैं प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। जैसे आपका सूर्य, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, इससे प्रकाश अब निकलता है। तारे, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलता हुआ बिजली का बल्ब, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। मोमबत्ती, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है।
तो ये सभी हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। अगला है अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे, जैसे आपका चंद्रमा, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसी प्रकार से कुर्सी में कोई स्वयं की प्रकाश नहीं होती है। मेज, कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता। पुस्तक, कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता। पेन, कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता। मार्कर में कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले जाना कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है परंतु हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को या कोई भी चीज देखना संभव नहीं है। फिर आपने पढ़ा प्रकाश के गुण। फिर प्रकाश का गुण विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है। प्रकाश किरण, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, अब इस को समझते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह पर टकराता है तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने तीन कंडीशन है। एक सतह ये है और फिर मैंने ये बनाया और फिर ये बना। ये तीन कंडीशन आपके सामने है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट समझेंगे। जब प्रकाश, मान लीजिए कोई सतह है, इससे टकराया, ये प्रकाश की किरण आया, टकराया, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये होगा कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो ये हो सकता है कि उसमें उसी सतह में वो क्या हो जाए, ऑब्जर्व हो जाए। ऑब्जर्व मीन्स अवशोषित हो जाए। क्या हो जाए, अवशोषित। मान लीजिए प्रकाश की किरण इससे टकराया और इसी में क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया, अवशोषित हो गया। ना परावर्तन हुआ ना ही अपवर्तन, ये हो सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो वो उसी में ऑब्जर्व हो सकता है, उसी में अवशोषित हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये सकता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, मान लीजिए इस सतह से टकराया, तो टकराने के बाद वो फिर क्या हो सकता है, लौट जा सकता है, लौट सकता है। मतलब जब प्रकाश किसी सतह से टकराया तो टकराने के बाद वो पुनः लौट सकता है, वापस जा सकता है। और तीसरा कंडीशन आपके सामने ये है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद ऐसा हो सकता है कि वो क्या करे, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाए। अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाए, विचलित हो जाए। जैसे मान लीजिए इस तरह से इसको गमन करना था लेकिन ये क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाए। तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। या तो उस सतह से टकराने के बाद उसी में ऑब्जर्व हो जाए, अवशोषित हो जाए, या तो उस सतह से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाए, उसी माध्यम में लौट जाए। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए। तो ये तीन कंडीशन हो सकते हैं प्रकाश जब किसी सतह से टकराएगी। तो इसको हमें नहीं सीखना है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराए, उसी में ऑब्जर्व हो जाए, अवशोषित हो जाए, तो उसे हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद लौटती है, जिसको हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। और जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन। इनका हम अध्ययन करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद तीन कार्य हो सकते हैं, तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला, या तो वो उसी में ऑब्जर्व हो जाए, अवशोषित हो जाए। दूसरा, या हो सकता है टकराने के बाद वो उसी माध्यम में पुनः लौट जाए। या तीसरा हो सकता है कि टकराने के बाद अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाए।
तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराएगी तो ये 3 कंडीशन बनेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब आप समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। मैंने डियर फ्रेंड्स अभी आपको बताया कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो उसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो टकराने पर वो उसी में ऑब्जर्व हो जाएगी, और या तो टकराने पर लौट जाएगी, और या तो टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो 3 कंडीशन होंगे। तो जब सतह से टकराने के बाद लौट जाए, पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तब हम उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। कोई भी वस्तु हमें प्रकाश के परावर्तन के ही कारण दिखाई देती है। यदि प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने या पॉलिशदार या चमकदार, चाहे कोई चिकना हो या पॉलिशदार हो या चमकदार तल पर पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग, पूरा नहीं, कभी भी किसी सतह या किसी तल पर टकराने के बाद उसका पूरा पूरा भाग परावर्तित नहीं होता है, लौटता नहीं है। अधिकांश, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भाग उसका क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग उस तल से टकरा कर किरण के रूप में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, फिर से समझिए। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने, कोई चिकना, ठीक है, या पॉलिशदार या चमकदार, इनमें से कोई हो, चाहे वो चिकना हो या पॉलिशदार हो या चमकदार तल पर पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग, ज्यादा से ज्यादा जो भाग होगा, उस तल से टकरा कर किरण के रूप में वापस लौट आता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। यदि आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने या पॉलिशदार या चमकदार तल पर पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग उस तल से टकराकर किरण के रूप में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने दर्पण से प्रकाश किरण का लौटना, दर्पण से प्रकाश किरण का लौटना। तो इस बात को यहाँ पर समझेंगे। सपोज डेट, मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये मैंने दर्पण बनाया है, ठीक, ध्यान समझिएगा, ये दर्पण है और ये किरण आया, इस तरह का अगर तीर बना हो तो इसका मतलब ऐसा आ रहा है, यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर टकराया और टकराने के बाद ऐसा लौट गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो किरण किसी तल से टकराती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। कोई भी किरण जिस तल से टकराती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो ये आया, टकराया, फिर लौटा, आया, टकराया और लौटा, तो आया जो, वो आपतित किरण। आपतित मतलब होता है किसी चीज पे गिरना, क्या होना? गिरना, पड़ना। तो जो किरण आप पड़ा इस पे, उसे हम कहेंगे आपतित किरण। और परावर्तित मतलब होता है लौट जाना, तो जब वो लौटेगा तो उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, और जब आपतित किरण मतलब जब किरण आप टकराएगा तो जिस बिंदु पर टकराएगा और टकराने के बाद जहां से लौटेगा उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और यदि आपतन बिंदु पर आप ऐसे सीधा लंब खींच देंगे तो उसका नाम हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। अब इन्हीं बातों को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि परावर्तक तल क्या होता है। प्रकाश जिस तल से टकरा कर परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण के एक तरफ पॉलिश किया होता है, पॉलिश लगा होता है, और दूसरा तरफ जो तल होता है उसका प्रकाश का परावर्तक होता है, प्रकाश का परावर्तक। तो समझो ये तल है, इस तल पर प्रकाश किरण पड़ा और फिर लौट गया, तो इस तल को हम कहेंगे परावर्तक तल। प्रकाश जिस तल से टकरा कर परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। मतलब जिस तल पर पड़े और पड़ने के बाद लौट जाए तो उसको हम कहते हैं परावर्तक तल। अब इसको अगर आपको चेक करना हो तो जब सूर्य निकला हो, सूर्य का प्रकाश हो, तो एक दर्पण लीजिए और ऐसे कीजिए
और उसको ऐसे घुमाइए किसी अंधेरे के तरफ, तो आप देखेंगे कि प्रकाश ऐसे पड़ रहा है और इधर आपको दिखाई देगा उजाला, यानी यहाँ पड़ा और इधर से लौट गया, माध्यम वही होगा, लौट जाएगा, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तक तल समझ में आया, जिस तल पर प्रकाश की किरण पड़े और पड़ने के बाद लौट जाए उस तल को कहते हैं परावर्तक तल। अब आपतित किरण क्या होता है, तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, मतलब जो तल से टकराया है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। जैसे ये आपका आपतित किरण, ये तल है और ये किरण आकर यहाँ टकराया तो ये आपतित किरण है। अगला पॉइंट है परावर्तित किरण, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, उसी माध्यम में लौटना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे आया, यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर ऐसे लौट गया, तो इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक। उसके बाद आपतन बिंदु क्या होता है, तो तल के जिस बिंदु पर, जैसे मान लीजिए तल है, जैसे ये तल है और इस तल के जिस बिंदु पर कहीं भी, ये तल है, इस तल पे कहीं भी मान लीजिए यहाँ ऐसे किरण आया, सॉरी ऐसे आया टकराया, तो जिस बिंदु पर टकराएगा, तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, और इसमें आपतन बिंदु आपका ये है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आता है अभिलंब की बारी। अभिलंब क्या होता है, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर मैंने क्या किया, डॉट के द्वारा लंब खींच दिया, तो जब डॉट के द्वारा या वैसे ही आप खींचेंगे तो उसको हम कहते हैं अभिलंब। तो आपके समझ में आ गया कि परावर्तक तल क्या होता है, जिस तल से प्रकाश की किरण टकराए और टकराने के बाद लौटे उस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। अब बात कर लेते हैं आपतित किरण क्या होता है। तो आपतित किरण मतलब जिस तल से टकराने वाली किरण को, जो किरण आकर तल से टकराती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और टकराई और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट गई उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आएगी तो कहीं ना कहीं टकराएगी और जहां टकराई उसी बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। और अभिलंब क्या होगा, आपतन बिंदु पर आप लंब खींच दीजिए, लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, उस लाइन को हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप डियर फ्रेंड समझेंगे कि जब इस प्रकार का फिगर बनेगा तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में आपको ये बताया गया होगा कि ये क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ये भी एक क्या बन रहा है, कोण। ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या बन रहा है, कोण, और ये भी आप क्या बन रहा है, कोण। इस तरह से आकृति बने तो उसको हम मैथमेटिक्स में, गणित में उसको क्या कहते हैं, कोण। तो एक यहाँ पर एंगल का निर्माण हो रहा, दो एंगल, एक इधर और एक इधर। अब इनको समझना, ये क्या है, तो ध्यान समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं हम आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। ये आपका है आपतन कोण, आपतन कोण। ध्यान से समझिएगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछे कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण का मान जो होता है, सॉरी, आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से प्रेजेंट करते हैं, यानी आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं। अब चलिए इस कोण को समझते हैं, ये कोण क्या है, तो देखिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। परावर्तन कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो अब आपतन कोण किसे कहते हैं, फिर से सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसको आप इसके नीचे
नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपतन कोण क्या होता है। फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर से समझिएगा, ये आपतित किरण है, जो किरण किसी तल से टकराए उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण लौटेगी उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण, और जिस जगह पर जिस बिंदु पर टकराएगा उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दीजिए उसे हम कहेंगे अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से और आपतन कोण को I से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, अब ध्यान, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो दो नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही स्थान पर होते हैं। तो देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जो ये आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। आप नीचे इनको नोट्स कर लीजिएगा कि प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का भी मान होता है। डियर फ्रेंड्स, आपने सीखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तक तल, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और फिर आपने परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, या ऐसा कहिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और उम्मीद करता हूं कि इसको मिला होगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।